दूर होते हुए भी अच्छी तरह जानता हूं कि वतन अजीज किन हालात से गुजर रहा है और अवाम किन मुश्किलात का शिकार है। ये कॉन्फ्रेंस नहायत ही अहम मौके पर मुनक़िद हो रही है, बल्कि मैं तो इसे एक फैसला कुन मोड़ समझता हूं। पाकिस्तान की खुशहाली और सही मानों में एक जमहूरी रियासत बनाने के लिए जरूरी है कि हम हर तरह की मसलियत छोड़कर अपनी तारीख पर नजर डालें और बेबाक फैसले करें। और आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? मैं मौलाना फजल रहमान साहब की सोच से पूरी तरह मुत्तफिक हूं कि हमें रस्मी और रवायती तरीकों से हटकर इस कॉन्फ्रेंस को बामकसद बनाना होगा, वरना कौम को बहुत मायूसी होगी। और जो अभी ट्रेंड जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने सेट किया है, इसी को आगे लेके चलना है। आप सब जानते हैं कि 73 बरस से पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है। इन मसाइल की बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, और मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूं। मेरा भी तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान की खिदमत में काफी ज्यादा है, और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को जो मैं वजह बताना चाह रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान को जमहूरी निजाम से मुसलसल महरूम रखा गया है। जमहूरियत की रूह अवाम की राय होती है, यानी मुल्क का इंतजाम वो लोग चलाएं जिन्हें अवाम अपने वोटों की अक्सरियत से ये हक दे। और हमारे आइन की इब्तिदा भी इन्हीं अल्फाज से होती है कि अल्लाह ताला ही कायनात का हाकिम मुतलक है, जिसका कोई शरीक नहीं। उसके तय करदा हदूद के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के अवाम की तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला इख्तियार एक मुक़द्दस अमानत का दर्जा रखता है। आइन के मुताबिक हमारे जमहूरी निजाम की बुनियाद अवाम की राय पर है। दुनिया भर की जमहूरियतों का यही उसूल है। जब जमहूरियत की इस बुनियाद पर ज़रब लगती है और वोट की इज्जत को पामाल कर दिया जाता है, तो सारा जमहूरी अमल बिल्कुल बेमानी और जाली होकर रह जाता है। जब अवाम के मुक़द्दस अमानत में खयानत की जाती है और इंतखाबी अमल से पहले ये तय कर दिया जाता है कि किसको जिताना है और किसको हरवाना है, इंतखाबात में धांधली से मतलूबा नताइज हासिल कर लिए जाते हैं और रही सही कसर हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ में निकाल दी जाती है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से अवाम को धोखा दिया जाता है और अवामी मैंडेट कैसे चोरी किया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को इस तरह के तजुर्बात की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया गया है। अगर कभी अवाम की कोई नुमाइंदा हुकूमत बन भी गई तो उसे हर तरह की साजिश के जरिए से पहले बेअसर और फिर फारिग कर दिया जाता है। इसमें यह भी परवाह नहीं की जाती कि इससे रियासती ढांचा कमजोर होगा, अक़वाम आलम में जग हंसाई होगी और अवाम का रियासती इदारों पर से एतमाद उठ जाएगा।
یہ بات پاکستان کے بچے بچے کی زبان پر ہے کہ 73 سالہ تاریخ میں ایک بار بھی کسی منتخب وزیر اعظم کو اپنی 5 سال کی آئینی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی. ہر ڈکٹیٹر نے اوسطاً 9 سال غیر آئینی طور پر حکومت کی، جبکہ عوام کے ووٹر سے منتخب وزیر اعظم کو اوسطاً 2 سال سے زیادہ کا عرصہ شاید ہی ملا ہو. جرنیلوں کی مہم جوئی کو روکنے کے لیے 1973 کے آئین میں آرٹیکل 6 ڈالا گیا، آرٹیکل 6، لیکن اس کے بعد بھی 20 سال جرنیلی آمریت کے نظر ہو گئے. خواتینوں حضرات اور جناب صدر، جب ایک ڈکٹیٹر کو آئین شکنی کے جرم میں پہلی بار عدالت کے کٹہرے میں لایا گیا تو آپ نے دیکھا کیا ہوا. کیا ہوا؟ مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ جس طرح ہر مارشل لا کو عدالتوں نے جائز قرار دیا، ڈکٹیٹرز کو آئین سے کھلواڑ کرنے کا اختیار دیا، 3 سالوں کے لیے دیا، اسی طرح 2 بار آئین توڑنے والے کو بریت کا سرٹیفکیٹ بھی عدالتوں ہی نے دیا. اسے ایک دن تو کیا 1 گھنٹے کے لیے بھی جیل میں نہ ڈالا جا سکا. پوری داستان ہے میرے پاس جو کسی وقت سناؤں گا کہ کہاں سے کہاں لے گئے، جبکہ آئین پر عمل کرنے والے ابھی تک کٹہروں میں کھڑے ہیں اور جیلوں میں پڑے ہیں. ہماری تاریخ میں تقریباً 33 سال کا عرصہ فوجی آمریت کی نظر ہو گیا. یہاں صرف ایک ڈکٹیٹر پر مقدمہ چلا، خصوصی عدالت بنی، کارروائی ہوئی، اسے آئین اور قانون کے تحت سزا سنائی گئی، لیکن کیا ہوا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہوا؟ کیا مجرم گرفت میں آ گیا؟ کیا سزا ملی؟ یہ سب تو دور کی بات. ہوا تو یہ کہ عدالت اس سرے سے غیر آئینی قرار دے دی گئی. یہاں کوئی یہ انہونی بات نہیں، یعنی پاکستان میں یہ کوئی انہونی بات نہیں کہ کسی ڈکٹیٹر کے بڑے سے بڑے جرم پر بھی کوئی کارروائی نہ ہو، اور اگر ہو بھی جائے تو کوئی اسے چھو بھی نہ سکے، اور اگر کوئی فیصلہ آ بھی جائے تو صرف سزا ہی نہیں، عدالت کو بھی ہوا میں اڑا دیا جائے. لیکن آخر کب تک؟ کب تک؟ اس کے برعکس ان سیاستدانوں کو دیکھیے جو عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنے. کوئی قتل ہو گیا، کوئی پھانسی چڑھ گیا، کوئی ہائی جیکر بن گیا، چور اور غدار قرار دے دیا گیا، کسی کو جلا وطن کر دیا گیا، اور کوئی عمر بھر کے لیے نااہل ہو گیا. ان کے گناہ اور سزائیں ختم ہونے میں آ ہی نہیں رہی. وہ جھوٹے مقدمات میں اپنی ماؤں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیشیاں بھگت رہے ہیں. دراصل یہ سلوک پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور سزا بھی پاکستان کے عوامی کو مل رہی ہے. آپ میں سے اکثر کو حکومت کا بھی تجربہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ عوام کی حمایت سے
कोई जमहूरी हुकूमत बन जाए तो किस तरह उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं और किस तरह अवामी नुमाइंदों की तजलील और तहकीर होती है, किस तरह किरदार कुशी का एक मुनज़्ज़म सिलसिला शुरू हो जाता है, किस तरह कौमी मफाद के खिलाफ किसी सरगर्मी की निशानदेही करने पर उन्हें मुल्क दुश्मन और गद्दार करार दे दिया जाता है। खुलासा यह है कि यहां या तो मार्शल होता है या फिर मुंतखब जमहूरी हुकूमत से कहीं ज्यादा ताकतवर पैरेलल यानी मुतवाजी हुकूमत कायम हो जाती है। एक पैरेलल निजाम चलता है। गालिबन एक बार साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा था कि यहां स्टेट विद इन स्टेट कायम है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दुख की बात यह है कि अब मामला स्टेट विद इन द स्टेट से आगे निकलकर स्टेट अबव द स्टेट तक जा पहुंचा है। अवाम के हक हुक्मरानी को तस्लीम ना करने और नतीजतन मुतवाजी यानी पैरेलल हुकूमत का मर्ज ही हमारी मुश्किलात का और हमारे मसाइल की असल जड़ है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। ये जड़ है हमारे मसाइल की और यही वजह है कि आलमी बरादरी में हमारी साख खत्म होकर रह गई। 2018 के इंतखाबात के बाद मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की इदारों की तरफ से इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठाए गए। मैं तो जेल में था, लेकिन खबरें मुझे सब मिलती रही हैं। बाज ने तो उन सीटों की तादाद भी बताई जहां धांधली की वजह से नताइज तब्दील कर दिए गए। उन हलकों की इतनी तादाद है कि अगर उनमें धांधली के जरिए नताइज तब्दील ना किए जाते तो बैसाखियों पर खड़ी ये हुकूमत कभी भी वजूद में नहीं आ सकती थी। आज कौम जिन हालात से दो चार है उसकी बुनियादी वजह वो लोग हैं जिन्होंने अवाम की राय के खिलाफ नाअहल हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत किया। इंतखाबात हाईजैक करके इक़्तिदार चंद लोगों को मुंतकिल कर देना बहुत बड़ी बददियानती और आइन शिकनी है। हम चंद रुपयों की खातिर डाका डालने वालों के लिए तो बड़ी से बड़ी सजा का तकाजा करते हैं, लेकिन अवाम के हकूक पर डाका डालना कितना संगीन जुर्म है, क्या किसी ने सोचा है? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, क्या मैं ये पूछने की जिसारत कर सकता हूं कि 2018 के इंतखाबात में घंटों आरटीएस क्यों बंद रखा गया? गिनती के दौरान पोलिंग एजेंट्स को क्यों निकाल बाहर किया गया? इंतखाबात में धांधली क्यों कर की गई? किसके कहने पर की गई? किसके लिए की गई और कौन से मफादात के लिए की गई? इसमें साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना होगा और जो लोग भी धांधली के जिम्मेदार हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी उन सबको हिसाब देना होगा। मोहतरम कायदीन कराम, जनाब चेयरमैन, इस नाअहल हुकूमत ने 2 सालों में पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है, इसका कोई अंदाजा कर सकता है? पाकिस्तान की मईशत
बिल्कुल तबाह हो चुकी है। या जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, नहीं, बात उससे बहुत आगे चली गई है। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। 5.8% की शरह तरक्की से आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान आज सिफर से भी नीचे जा चुका है। पाकिस्तानी रुपया भारत और बांग्लादेश ही नहीं, अफगानिस्तान और नेपाल से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। जिस महंगाई पर हमने मुकम्मल काबू पा लिया था, वो आज कई गुना बढ़ चुकी है। गरीब और मुतवसत घरानों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुहाल हो चुकी है। बिजली और गैस के बिल अब आम आदमी पर बम बनकर गिरते हैं। आप कभी अंदाजा कीजिए, वाकईतन बम बन के गिरते हैं। पिछले 2 सालों में 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं और 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देने वाले 1 करोड़ 20 लाख लोगों का रोजगार छीन चुके हैं। इस नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया है। आज सरमायाकारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सी पैक सख्त कंफ्यूजन का शिकार है। कर्जे खत्म कर देने का दावा करने वालों ने 2 साल की कलील मुद्दत में कर्जों में इतना इजाफा कर दिया है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं फैक्ट्स और फिगर्स से सारी बात बता रहा हूं। और इसके बावजूद कोई एक भी बड़ा तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। वो पाकिस्तान जिसके बारे में बैनुल अक़वामी इदारे ये पेशगोई कर रहे थे कि अगले चंद साल में ये दुनिया की सबसे बड़ी 20 मईशतों यानी G20 में शामिल हो जाएगा, आज मुआशी तौर पर मफलूज होकर रह गया है। याद रखिए कि अगर पाकिस्तान में वोट को इज्जत ना मिली और कानून की हुक्मरानी ना आई तो यह मुल्क मुआशी तौर पर मफलूज ही रहेगा। और मैं खुले अल्फाज में यह वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि ऐसे ममालिक अपने दिफा के काबिल भी नहीं रहते, खास तौर पर उस वक्त जब आपके दुश्मन आपकी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हों। ख़वातीनो हज़रात, मुल्क बदअमनी, अफरा तफरी और जराइम का गढ़ बन चुका है। आए दिन ऐसी परेशान कुन खबरें आती रहती हैं जिनसे अवाम को अमन व अमान से मुताल्लिक दरपेश परेशानियों का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। शेखुपुरा सियालकोट रोड पर कौम की एक बेटी के साथ पेश आने वाला वाकया दिल दहला देता है। इस आने के बाद मजीद तकलीफ का बायस उस संगदिल पुलिस अफसर का है जो बुनियादी इंसानी इकदार से भी महरूम है। उसका बड़ा अलमिया यह है कि हुकूमत की तमाम तर हमदर्दियां कौम की बेटी के बजाय अपने चहेते पुलिस अफसर के साथ है। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, जोग्राफियाई एतबार से भी इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बनाने का इख्तियार अवामी नुमाइंदों के पास होना चाहिए। हमारी खारजा पॉलिसी अवामी उमंगों और मुल्की मफादात से हरगिज मुतसादम नहीं होनी चाहिए। खरबों रुपए के नुकसान और हजारों जानें कुर्बान करने के बावजूद हम कभी फैटफ और कभी किसी और कटहरे में खड़े शर्मनाक सफाइयां पेश कर रहे होते हैं। जब कश्मीर का नाम जुबान पर आता है
تو 73 साल से दी जाने वाली कुर्बानियां आंखों के सामने आ जाती हैं। कश्मीरी अवाम पर मजालिम का सिलसिला तो कई सालों से जारी है, मगर कश्मीर को हड़प करने का हौसला आज तक किसी का नहीं हुआ। अब भारत ने एक गैर नुमाइंदा और गैर मकबूल और कठपुतली पाकिस्तानी हुकूमत देखकर कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है, और हम एहतजाज भी न कर सके। दुनिया तो क्या, अपने दोस्तों की हमायत भी ना हासिल कर सके। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हुआ ऐसे? क्यों हम आलमी तन्हाई का शिकार हो गए? क्यों आज हमारी बात दुनिया सुनने के लिए तैयार नहीं है? क्यों हमारे दरीना और शाना बशाना खड़े होने वाले साथी ममालिक क्यों हमसे दूर हो गए? शाह महमूद कुरैशी ने किस मंसूबे के तहत वो बयानात दिए जिनसे हमारे बेहतरीन दोस्त सऊदी अरब की दिलशिकनी हुई? पाकिस्तान को अपने दोस्त ममालिक की दिलदारी से एतराज करना चाहिए। ओआईसी एक अहम अदारा है जिसकी अफादियत तयशुदा है। पाकिस्तान ओआईसी के बानी ममालिक में शुमार होता है। पाकिस्तान को दीगर ममालिक के साथ मिलकर ओआईसी को मजबूत करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि क्यों हमारे इंतहाई करीबी ममालिक भी आज हम पर एतमाद करना छोड़ गए। ये बहुत जो है ये फिक्र की बात है, लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। इस पे जरूर गौर होना चाहिए। लेकिन क्या इस तरह की हुकूमत होगी तो फिर यही कुछ होगा, और आपकी खारजा पॉलिसी को बच्चों का खेल बना के रख दिया गया है। ख़वातीनो हज़रात, वक्त आ गया है कि इन तमाम सवालों के जवाब लिए जाएं। अगर इस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले दो वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी और जनाब राजा परवेज अशरफ साहब मौजूद हैं, तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि सिविल हुकूमत के गिर्द किस तरह के शिकंजे कस दिए जाते हैं, किस तरह ऐसी कार्रवाइयां हो जाती हैं जिनका वज़ीर आज़म को इल्म ही नहीं होता। खुद मोहतरम जरदारी साहब को भी इसका इल्म है कि ना वज़ीर आज़म को ना सदर को इल्म होता है, और फिर उन कार्रवाइयों की भारी कीमत रियासत को अदा करनी पड़ती है। 4 साल पहले अक्टूबर 2016 में कौमी सलामती के अमूर पर बहस के दौरान जब तवज्जो दिलाई गई कि हमारे दोस्तों समेत दुनिया भर के ममालिक को हमसे शिकायत है और हमें अपना एहतसाब खुद करते हुए ऐसे इकदाम करने चाहिए कि दुनिया हमारी तरफ उंगलियां ना उठाए, तो उसे डॉन लीक्स बना दिया गया। एजेंसियों के एहलकारों पर मुश्तमिल जेआईटी बनी। अंदाजा कीजिए, जेआईटी बनी। सबूत तो किसी के खिलाफ कुछ ना था, लेकिन प्रोपेगेंडा मशीनों के हाथों हमें और मुझे भी गद्दार और मुल्क दुश्मन ठहरा दिया गया। वज़ीर आज़म के अहकामात को एक मातहत इदारे के एहलकार की तरफ से की गई ट्वीट में रिजेक्टेड यानी मुस्तरद का टाइटल अता कर दिया गया। आपको सब याद होगा। सीपैक को नाकाम बनाने का सिलसिला 2014 में उस वक्त शुरू हुआ
जब धरनों के जरिए चीन के मुअज़्ज़िज़ सदर का दौरा मुलतवी करवा दिया गया। चीन हमारा देरीना और मुखलिस दोस्त है, जो पाकिस्तान के साथ हर मौके पर शाना बशाना खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने में और सी पैक के हवाले से सदर शी जिनपिंग का किरदार काबिल तारीफ है। सी पैक का ये अजीम मंसूबा हुकूमत की उसी नाअहली की नजर हो रहा है जो जिंदगी के हर शोबे में नजर आ रही है। अगर मैं ये कहूं तो बेजाना होगा कि सी पैक के साथ पेशावर की बीआरटी जैसा सलूक हो रहा है, जहां कई साल बीत गए, मंसूबे से कई गुना ज्यादा रकम गर्क हो चुकी, मगर नतीजा आज भी नजरों से ओझल है। आए दिन कभी दौरान सफर बसों में आग लग जाती है, तो कभी बारिश नाकिस तामीर का पोल खोल कर रख देती है। यहां नैब के किरदार का जायजा लेना भी जरूरी है। सच्ची बात तो यह है कि एक डिक्टेटर के बनाए हुए इस इदारे को बरकरार रखना हमारी गलती थी, लेकिन यह भी सच है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि यह इदारा इस हद तक गिर सकता है। ये इदारा नहीं बल्कि अंधे हुकूमती इंतकाम का आला कार बन चुका है। इसके कई सीनियर एहलकारों के घुनावने किरदार फाश हो चुके हैं। इस इदारे का चेयरमैन जावेद इकबाल अपने ओहदे और इख्तियारात का इंतहाई नाजेबा और मजमूम इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है, मगर ना तो कोई इंक्वायरी होती है, ना एक्शन लिया जाता है, और ना ही शफाफियत के दावेदार इमरान खान पर कोई जूं रीतती है। उसके बावजूद यह शख्स डिटाई से अपने ओहदे पर विराजमान इंतकाम के एजेंडे पर धड़ल्ले से अमल करता है। लेकिन बहुत जल्द इंशाअल्लाह इन सब का यौम हिसाब आएगा। इंशाअल्लाह बैनुल अक़वामी इदारे और हमारी आला अदालतें नैब के मनफी किरदार पर बड़ी वाज़ेह राय दे चुकी हैं। ये इदारा इंतहाई बुदबूदार हो चुका है और यह मुकम्मल तौर पर अपना जवाज खो चुका है। ऑपोजिशन के लोग इसका निशाना बने हुए हैं, जो अपने घर की खवातीन के साथ नैब के दफ्तरों, अदालतों और जेलों में रुल रहे हैं। जो नैब से बचता है उसे एफआईए के सुपुर्द कर दिया जाता है। जो एफआईए से बचे वो एंटी नारकोटिक्स के हत्थे हाथे चढ़ जाता है, और जो वहां से बच जाए उसे किसी भी झूठे मुकदमे में पकड़ लिया जाता है। 2018 में सेनेट के इंतखाबात से कुछ अरसा पहले खवातीनों हज़रात एक मजमूम साजिश की गई। मैं आपकी तवज्जो मबजूल करा रहा हूं। उस मजमूम साजिश के जरिए बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत गिरा दी गई। उसका मकसद क्या था मालूम है आपको? उसका असल मकसद सेनेट के इंतखाबात में सामने आया। उस साजिश के किरदारों में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा, जो उस वक्त वहां के कोर कमांडर थे, सदर्न कमांड के कमांडर थे, उनका नाम भी आता है।
یہ وہی جنرل آصم سلیم باجوہ ہیں جن کے خاندان کی بے پناہ دولت اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اثاثوں کی تفصیلات پوری قوم کے سامنے آ چکی ہیں۔ ان حقائق کو نہ صرف چھپایا گیا بلکہ مبینہ طور پر ایسی سی پی کے سرکاری ریکارڈ میں رد و بدل بھی کی گئی۔ 15-20 سال کے عرصے میں اربوں روپے کے یہ اثاثے کہاں سے بن گئے، یہ پوچھنے کی کسی کی مجال نہیں۔ میڈیا پر خاموشی چھا گئی، نہ نیب حرکت میں آئی، نہ کسی عدالت نے نوٹس لیا، نہ کوئی جے آئی ٹی بنی اور نہ کوئی ریفرنس دائر ہوا، نہ کوئی مانیٹرنگ جج بیٹھا، نہ کوئی پیشی ہوئی، نہ کوئی سزا۔ اندازہ لگائیے اب آپ، احتساب کا نعرہ لگانے اور این آر او نہ دینے کے بڑے بڑے دعوے کرنے والا عمران خان، انہوں نے بھی اثاثوں کے ذرائع پوچھنے کی ضرورت تک نہ کی، بلکہ ایک پل میں انہیں ایمانداری کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔ یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوا ہے۔ میڈیا پر پہلی بار اس اسکینڈل کا ذکر اس وقت ہوا جب جنرل آصم سلیم باجوہ تردید کے لیے خود ٹی وی پر آئے۔ اس حکومت کے 2 سالوں میں یہ کوئی پہلا مالی بدعنوانی کا اسکینڈل نہیں، یہاں کئی انتہائی سنگین اسکینڈل سامنے آ چکے ہیں جن کا نقصان براہ راست غریب عوام کو پہنچا۔ حکومت میں بیٹھے لوگ باقاعدہ پلاننگ سے آٹے، چینی اور دوائیوں کی قیمتیں آسمان پر لے گئے۔ یاد ہے نا آپ کو، جب ہم چھوڑ کر گئے تھے چینی 50 روپے کلو تھی، آج کتنی ہے؟ آج کہتے ہیں 100 روپے تک جا پہنچی ہے۔ اور آٹے کی قیمتیں بھی دیکھ لیں آپ، دوائیوں کی قیمتیں آسمان تک پہنچ گئی ہیں۔ عوام کے کھربوں روپے لوٹ لیے گئے۔ ملک کا حکمران اگرچہ دن رات کرپشن مافیاز اور این آر او کا ڈنڈورا پیٹتا ہے، لیکن چینی کی قیمت بڑھانے میں خود اس کی ذات ملوث ہے۔ کیا نیب اسے تحقیقات کے لیے گرفتار نہیں کرے گا؟ کیا اس پر کوئی ریفرنس دائر نہیں ہوگا؟ علیمہ خان صاحبہ، جو کوئی جدی پشتی رئیس نہیں، بس خیراتی اداروں کی فنڈ ریزنگ کرتی رہتی ہیں، ان کے بیرون ملک اثاثوں کے ذرائع کی نیب کبھی کوئی چھان بین نہیں کرے گا؟ بنی گالہ میں عمران خان کے ذاتی گھر، اس کی غیر قانونی تعمیر کی فائل کیا یوں ہی بند رہے گی؟ فورن فنڈنگ کیس جس میں بے شمار مالی بے ضابطگیاں ہیں اور کرپشن ہے، جن کی گواہی خود پی ٹی آئی کے رہنما دے رہے ہیں، اتنے سال گزر جانے کے باوجود کیا الیکشن کمیشن ان پر کوئی فیصلہ نہیں کرے گی؟ یہ بڑے ایسے جاندار سوالات ہیں جن کا آج تک کوئی جواب سامنے نہیں آیا۔ ہم کب تک انتظار کریں گے؟ کیا ان تمام لوگوں پر کوئی فوجداری مقدمہ قائم نہیں ہوگا؟ کیا بنی گالہ میں زمین کی خرید کی منی ٹریل پر کوئی جے آئی ٹی نہیں بنے گی کہ یہ اتنی بڑی جائیداد کہاں سے بنی اور کیسے بنی؟
उसमें बहुत करप्शन और शुकूक व शुबहात हैं। कल असेंबली अरकान के टैक्स कोषवारों की तफसील सामने आई। इमरान खान ने अरबों रुपए की जायदाद रखते हुए भी 2,83,000 रुपए का टैक्स दिया है। भाई सवाल ये है, पर खर्च होने वाले ये बताना होगा, क्या नैब इन आमदन से ज्यादा असासों पर कोई एक्शन नहीं लेगा? एहतसाब के इदारों को अपोजिशन के सिवा किसी के एहसास से नजर नहीं आते और ना ही किसी की आमदनी के जराए। रियासत मदीना तो बहुत बुलंद व बरतर मिसाल है। कानून और इंसाफ का अदना सा म्यार रखने वाली रियासत में भी ऐसा नहीं होता। क्या कुछ लोग इस दोहरे म्यार की वजह से किसी जुर्म के बगैर सजाएं पाते रहेंगे और कुछ लोग सब कुछ करके भी बेगुनाही और मासूमियत के सर्टिफिकेट हासिल करते रहेंगे? कौम कब तक देखने और जानने के बावजूद खामोशी से ये सब कुछ सहती रहेगी? क्या हम ऐसा पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं? फैसला कर लें आज। क्या हम ऐसा पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं? मैं तो कहूंगा नहीं, हरगिज नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मुझे एक बड़ा पुराना एक शेर याद आ रहा है, दिल बुग़्ज़ो हसद से रंजूर न कर, ये नूरे खुदा है, इसे बेनूर न कर। ना अहलो कमीना की खुशामद से अगर जन्नत भी मिले तुझको तो मंजूर न कर। मैं तो इन ख्यालात का हामी हूं, इस नजरिए का हामी हूं। ख़वातीनो हज़रात, मीडिया को रियासत का चौथा सतून कहा जाता है। इजहार की आजादी बुनियादी इंसानी हकूक में से एक है। अफसोस कि दीगर हकूक की तरह पाकिस्तानी आवाम से यह हक भी छीन लिया गया। एक तरफ मुझे सियासी जमातों का ब्लैकआउट नजर आता है और दूसरी तरफ गैर सियासी और गैर जमहूरी अनासर का बेरोक टोक प्रोपेगेंडा। कहीं मुझे चैनलों की गैर कानूनी बंदिश नजर आती है तो कहीं अखबारात और जरायद की मखसूस इलाकों में तकसीम पर पाबंदियां। रियासती ताकत से मीडिया की जुबानबंदी कहां का इंसाफ है? सहाफियों, बिलखसूस खवातीन सहाफियों को सरकारी एजेंसियों का उठाकर ले जाना और तशद्दुद का निशाना बनाना बुज़दिलाना और इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। सीनियर सहाफियों को चैनलों या अखबारात की मुलाजमत से बर्खास्त करवा देना, बेबुनियाद मुकदमात में उलझा देना और कैद में डाल देना, क्या एक जमहूरी रियासत का तरीका है? मैं इस कॉन्फ्रेंस के शुरुका से दरखास्त करूंगा कि सब मिलकर यह अहद करें कि हम मीडिया और ज़राए अबलाग की हिफाजत करेंगे और इसकी आजादी पर कोई कदगन कबूल नहीं करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, जमहूरियत को कमजोर करने और अपना मखसूस एजेंडा नाफिज करने के लिए तकसीम करो यानी डिवाइड एंड रूल यानी लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी मामूल बन चुकी है।
कुछ अर्सा पहले तक ये तकसीम सियासतदानों तक महदूद थी, जिन्हें मखसूस हलकों की तरफ से बुलाया, डराया और धमकाया जाता था। ये तरीका सियासी जमातें तोड़ने और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने या फिर मर्जी की पार्टियां बनाने के लिए इस्तेमाल होता रहा और आज भी होता है। महकमा ज़राअत को तो आप समझते ही हैं। आज हमें यह फैसला करना होगा कि हम एक हैं और कौमी मफाद की खातिर तकसीम होने से इनकार करते हैं। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो फिर यह कॉन्फ्रेंस कामयाब है। ऐसा करने में अगर हम कामयाब हो गए तो ये कॉन्फ्रेंस हमारी तारीख का बड़ा संगे मील बन सकती है। अब डिवाइड एंड रूल का ये हथियार वुकला, दानिश्वरों, ताजरों, सनतकारों और मीडिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि अब उसका हदफ अदलिया भी है। जो जज इंसाफ और कानून की राह पर चलता है और दबाव में आने से इनकार करता है, उसे ओहदे से हटाने की साजिशें शुरू हो जाती हैं। जैसे शौकत अजीज सदीकी और जैसे काजी फायज ईसा की मिसालें हमारे सामने हैं। ये दोनों जज साहबान दयानतदारी, सच्चाई और अमानतदारी की शोहरत के हामिल हैं। आज तक किसी फोरम ने ये तहकीक जरूरी नहीं समझी कि जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने जो कुछ हल्फन कहा, इन्हें हल्फ पर कहा, उसका भी तो जायजा लिया जाए। बाज़ अमीर जजों के साथ यहां ऐसा ही सलूक किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली यहां इंसाफ पसंद और अमानतदार नहीं, बल्कि ऐसे मुंसफ तलाश किए जाते हैं जो इनके हर जायज और नाजायज मुतालबात तस्लीम करें, इनके जबरो इस्तिबदाद और ब्लैकमेलिंग के आगे सरे तस्लीम खम करें, नजरिया जरूरत बनाएं और परवान चढ़ाएं। आइन को सैबोटाज करने वाले डिक्टेटरों के इकदामात को कानून का जामा अता करें, उनके गले में हार पहनाएं, उनको वेलकम करें, खुशामदीद कहें उनको। आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, आपकी तो जरूरत थी आज, ये तो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आपने माशाअल्लाह लेट लगाया है, ये पहले लगाना चाहिए था। सबसे पहले प्लेट में फूल लेकर उनको पेश किए जाते रहे हैं और फिर आर्टिकल 6 जैसे संगीन जुर्म के मुल्जम को आइन में तरमीम का इख्तियार अता किया जाता है। ये सब तमाशा आपने अपनी आंखों से देखा है। उसके बावजूद ये सब कुछ दोबारा कहने की नौबत आ रही है। यानी ये सब कुछ हो रहा है और अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी दें, जेलों में डालें, जला वतन करें और उनको और उनके खानदान को ज़लील और रुसवा करें। इस कॉन्फ्रेंस को आइन की हुक्मरानी और वोट की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज एक जामे लाएअमल तजवीज़ करना चाहिए। अगर मिसाक जमहूरियत की बुनियाद पर किसी नए मिसाक की तश्कील जरूरी हो तो उस पर गौर किया जाना चाहिए। मुतवाज़ी यानी पैरेलल हुकूमत की बुनियादी मसले को हल करने के लिए ठोस हिकमत अमली बनाई जाए। अवाम की राय पर अपनी राय मुसल्लत करने का नतीजा
सकूत ढाका की शक्ल में सामने आया था, लेकिन उस अजीम साने को भी बड़ी सर्द बहरी के साथ फरामोश कर दिया गया। मेरी तजवीज है कि यह कॉन्फ्रेंस हमूदुर रहमान कमीशन की सिफारिशात को अवाम के सामने लाए। बहुत दफा इसका जिक्र हो चुका है और बार बार हो चुका है, कई सालों से हो रहा है, कई दहाइयों से हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज उन्हें अमली जामा पहनाने का ऐद करना चाहिए और इसे अपने एजेंडे का हिस्सा बनाना चाहिए। इस तरह के ठोस इकदामात ही से मुल्क को इस दलदल से निकाला जा सकता है। इस वक्त हमारी अवलीन तरजीह इस गैर नुमाइंदा और नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत और उससे कहीं ज्यादा अहम इस निजाम से जिसका मैंने जिक्र किया है, इससे निजात हासिल करना है। इमरान खान हमारा एज सच हदफ नहीं है, हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। ये मैं इलेक्शन से पहले भी कह चुका था और आज भी कह रहा हूं। आज हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है और उनके खिलाफ है जिन्होंने इस तरह इन्हें इलेक्शन चोरी करके इस तरह के नाअहल बंदे को इस जगह पर लाकर बैठाया है और मुल्क को बर्बाद कर दिया है। ये मुल्क हमें तमाम चीजों से ज्यादा अजीज है, जिसने अवाम और अपोजिशन के साथ साथ अच्छी शोहरत के हामिल जज साहबान को भी निशाना बना लिया है। ये तब्दीली अमल में ना आई तो ये नाअहल और जालमाना निजाम मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा देगा। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे दुश्मनों के अज़ाइम क्या हैं। उनके अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए मजबूत मईशत के साथ साथ मजबूत दिफाई निजाम की भी जरूरत है। हमने पहले भी इस मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह एटमी कुव्वत बनाया है और हर वो जरूरत पूरी की है जिसके लिए हमारे दफा को जरूरत थी। हमारी कौमी सलामती के लिए जरूरी है कि हम अपनी मईशत के साथ साथ अपनी मुसल्लह अफवाज को भी मजबूत से मजबूत तर बनाएं। हमने इस काम में माजी में भी कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कोताही नहीं की और आइंदा भी हमारी ये तरजीह रहेगी। हमारे दफा की मजबूती और कौमी सलामती के लिए सबसे अहम यह है कि हमारी मुसल्लह अफवाज आईने पाकिस्तान अपने दस्तूरी हल्फ और कायद आज़म की तलकीन के मुताबिक खुद को सियासत से दूर रखें और अवाम के हक़ हुक्मरानी में मुदाखलत न करें। किसी के कहने पे प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट फलांकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल होकर प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार न करें, बंदूक की नोक पर गिरफ्तार न करें। ऐसा इन आंखों ने देखा है, उसका मुशाहिदा किया है। वो मंजर मेरी आंखों के सामने रहते हैं और बड़ा दुख होता है कि हमने अपने मुल्क को क्या बना दिया है, एक तमाशा बना दिया है, अपनी नजरों में भी और दुनिया की नजरों में भी। जनाब चेयरमैन और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आखिर में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि APC इत्तफ़ाक़ राय से जो भी हिकमत अमली और लाए अमल तरतीब देगी, मुस्लिम लीग नून उसका भरपूर साथ देगी। शहबाज शरीफ साहब यहां पर बैठे हैं, हमारी पार्टी के दीगर कायदीन बैठे हैं, इंशाल्लाह हम भरपूर साथ देंगे और एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं अपनी ये गुजारिश एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि APC रवायत से हटकर हकीकी तब्दीली के लिए ठोस और मुअस्सर इक़दामात तजवीज़ करे।
हमारे कई दोस्त आज कैदोबंद की सौबतें काट रहे हैं। जनाब खुर्शीद शाह साहब, कोरोना में मुब्तला हमजा शहबाज शरीफ साहब, मीर शकील रहमान साहब और दीगर साथी नाकर्दा गुनाहों की सजा में जेल काट रहे हैं। हमारा मकसद बड़ा है। कल यही कुर्बानियां हमारी नई सुबह की एहसास और हमारी मंजिल के हसूल का इंशाअल्लाह बाइस बनेगी। मैं आप सब कायदीन का बेहद शुक्रगुजार हूं और अपने मेजबान जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आपने अपनी गुजारिशात पेश करने का मौका दिया। मेरी और पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद। एक्सक्यूज मी, अगर मुनासिब हो तो प्लीज़ सबकी राय के मोबाइल फ़ोन्स जमा करा दें प्लीज़।